न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज ट्रिपल 2 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, आपके साथ मैं हूं राजीव। बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बीती रात यूपीएससी के उम्मीदवारों ने जमकर बवाल किया, गाड़ियों में आग लगा दी और तोड़फोड़ मचाई। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतियोगी उम्मीदवारों ने सबसे पहले पुलिस की एक पीसीआर वैन में आग लगाई। इसके बाद हंगामा कर रहे उम्मीदवारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद उम्मीदवारों ने पथराव शुरू कर दिया। आईएएस उम्मीदवारों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। हंगामा कर रहे छात्रों ने मजनू का टीला इलाके में कई बसों में भी तोड़फोड़ की, एनएच के पास जाम लग गया। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस बलों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन हंगामा बढ़ता रहा। दिल्ली का मुखर्जी नगर संग्राम के मैदान में तब्दील हो गया, कई उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। हंगामा बढ़ने के बाद यूपीएससी उम्मीदवारों ने मुखर्जी नगर में जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी छात्र आईएएस एग्जाम में सी सेट का विरोध कर रहे थे। छात्रों का आरोप है कि यूपीएससी आईएएस एग्जाम में हिंदी छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार ने संकेत दिए थे कि विवाद सुलझने तक आईएएस प्री एग्जाम टाली जा सकती है। यूपीएससी के छात्र पहले से इसी सेट को उठाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने इसके लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर धरना भी दिया था, जिसके बाद राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीते सोमवार को कहा था कि सरकार 2-3 दिन में इस मुद्दे पर फैसला करेगी। जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी छात्रों से मांग के मद्देनजर परीक्षा की तिथि टालने पर भी विचार करने की बात कही थी। बीती रात छत्तीसगढ़ के भिलाई के पास दुर्ग में होंडा शोरूम में भयंकर आग लग गई। आग की उठती लपटों को देखते ही देखते उन्होंने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग को देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से आग की लपटें नजर आ रही थी। आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। देखते देखते पूरा शोरूम पूरी तरह से जल गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल की करीब दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग को आग बुझाने में करीब 5 घंटे लग गए, लेकिन तब तक शोरूम में रखी 300 बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। आग की वजह क्या थी अभी तक साफ नहीं हो पाया। ग्रेटर नोएडा के बिसरक में कल एक इंडिगो कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार चालक ने अचानक धुआं निकलते देखकर कार से वो बाहर निकला। 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंची फायर फाइटर गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कोयला घोटाले की जांच में सीबीआई और सीवीसी आमने सामने आ गई है। सीबीआई ने जिन 14 कंपनियों के खिलाफ जांच बंद करने का फैसला किया था, सीवीसी ने उन कंपनियों की जांच जारी रखने की बात कही। सीबीआई आज जिन 14 कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। दिल्ली में बीती रात पीएम निवास 7 आरसीआर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ अहम बैठक हुई। डिनर पर हुई इस बैठक में संघ के कई बड़े नेता शामिल हुए। सुरेश सोनी, दत्तात्रेय होसबोले, बजरंग दाल गुप्ता और भैयाजी जोशी भी इस बैठक में पहुंचे। आरएसएस नेता 7 आरसीआर में पीछे के दरवाजे से दाखिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद भी ये नेता पीछे के दरवाजे से ही बाहर आए। बैठक के बाद किसी नेता ने मीडिया से कोई बात नहीं की। संघ नेता कैमरे से बचने की कोशिश करते दिखे। ये पहली बार था कि संघ प्रमुख प्रधानमंत्री से मिलने खुद 7 आरसीआर में गए हों। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी और संघ की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर बीजेपी आरएसएस नेताओं की अहम बैठक में अमित शाह की नई टीम की तस्वीर तय हुई। 10 अगस्त के बाद अमित शाह की नई टीम का ऐलान हो सकता है। राम माधव और शिव प्रताप को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ साथ संघ से भैयाजी जोशी, कृष्ण गोपाल, सुरेश सोनी भी मौजूद थे। संघ ने बीजेपी को सलाह दी कि दिल्ली में जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने की जगह चुनाव में जाना चाहिए। बैठक में विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। तय हुआ कि महाराष्ट्र में शिवसेना से बराबर सीटें मांगी जाएंगी। पार्टी ने झारखंड और हरियाणा में अकेले ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत से पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन हरियाणा में जुट गए हैं। आज से उम्मीदवारों के फीडबैक के लिए सूबे को 4 जोन में बीजेपी जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत से पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन हरियाणा में जुट गए हैं। आज से उम्मीदवारों के फीडबैक के लिए सूबे को 4 जोन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। पानीपत जोन का जिम्मा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री संतोष गंगवार को सौंपा गया है, जबकि अम्बाला जोन में जेपी नड्डा और सांसद भूपेंद्र सिंह यादव बीजेपी कार्यकर्ताओं से उम्मीदवारों का फीडबैक लेंगे।
तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और नरेंद्र सिंह तोमर भिवानी में महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, हिसार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीति को अपराधीकरण से दूर करने के कड़े संकेत दिए हैं। दागियों के मामलों का निपटारा जल्द शुरू हो सकता है। पीएम ने गृह मंत्री और कानून मंत्री से कहा है कि दागी सांसदों और विधायकों के केस को 1 साल के अंदर निपटाए जाने की पहल होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्रालय से कहा कि सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर कार्रवाई शुरू हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के सचिव को चिट्ठी लिखकर दागियों, सांसदों और विधायकों की जानकारी मांगी है। नरेंद्र मोदी संसद में पहले भी ये कह चुके हैं कि ऐसे मामलों को 1 साल के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए निपटाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा था कि कोर्ट तय करे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। जांच एजेंसियों को भी दुरुस्त करने की बात कही गई थी। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीति में दागियों को 1 साल में बाहर करने का ऐलान किया था। कदम इसी का नतीजा दिख रहा है। गोवा के कॉर्पोरेशन मिनिस्टर दीपक धावलीकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर विकसित करेंगे। बीजेपी के सहयोगी महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी के नेता दीपक धावलीकर ने विधानसभा में ये बयान दिया। कांग्रेस ने दीपक धावलीकर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राशिद दर्दी ने कहा ऐसे बयान मोदी की ही मुश्किल बढ़ाएंगे। शिवसेना सांसदों द्वारा रोजेदार को जबरन रोटी खिलाने के मामले में आज केंद्र सरकार राज्यसभा में जांच रिपोर्ट पेश करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इसे संवेदनशील मुद्दा माना और जांच रिपोर्ट में आज सदन में पेश करने के लिए कहा। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे ने भी शिवसेना सांसदों का समर्थन किया है। राज ठाकरे ने शिवसेना सांसद राजन विचारे का बचाव करते हुए कहा कि ये घटना गलती से हुई होगी, वो जानबूझकर नहीं कर सकते। साथ ही राज ठाकरे ने कहा इस मामले में धर्म के नाम पर विवाद करना सही नहीं। वहीं शिवसेना सांसद राजन विचारे के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सांसद की ये हरकत मौलिक अधिकारों का हनन है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 दिवसीय दौरे पर आज नेपाल जाएंगी। सुषमा स्वराज तीसरी भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी। साथ ही नेपाली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। पाकिस्तान से हुए करगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीयों को आज द्रास में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 1 दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह के घर जाकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष सालौन में रोजा इफ्तार पार्टी में भी शरीक होंगे और कई गांवों का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी दौरे पर गई थी। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के तीनों सीटों के आज नतीजे आने वाले हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस उपचुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की किस्मत भी दांव पर लगी है। उत्तराखंड में 21 जुलाई को विधानसभा की 3 सीटों धारचूला, डोईवाला और सोमेश्वर सीटों के लिए मतदान हुआ था। डोईवाला और सोमेश्वर पर बीजेपी के विधायक सांसद बन जाने की वजह से सीटें खाली हुई थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन टूट की कगार पर है। सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी है। एनसीपी ने 50-50 सीटों का फार्मूला रखा, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। एनसीपी के बाद अब कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री चौहान का कहना है कि अगर समझौता सम्मान के साथ हुआ तो एनसीपी के साथ गठबंधन करेंगे, वरना विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि एनसीपी 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा में 144 सीटों की मांग कर रही है, वरना अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दे चुकी है। महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नारायण राणे ने कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद राणे ने कहा कि राहुल सोनिया गांधी से बात करेंगे और तब कोई फैसला होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना नेताओं की आज बैठक होनी है। बीजेपी 15 और सीटों की मांग कर रही है, यानी कि विधानसभा चुनाव में 119 की बजाय 134 सीटों की मांग कर रही है। यूपी के मुरादाबाद के कांठ में एक बार फिर माहौल बिगड़ सकता है। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता आज कांठ जाएंगे। इससे पहले भी कांठ में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर 2 समुदायों के बीच में बड़ा बवाल हो चुका है। पंजाब के संगरूर में आज से आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो रही है। आज और कल आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक में हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ने पर मचे घमासान पर भी चर्चा होगी। गुजरात विधानसभा में मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, जिसमें हंगामे के आसार हैं। विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसे लेकर कांग्रेस आक्रामक मूड में है। बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज दिल्ली में बैठक होगी। बैठक सुबह 10 बजे एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में होगी।
बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगे। विदेशों में जमा काले धन का दावा करने वाली मोदी सरकार की फजीहत बीजेपी के ही एक सांसद ने करा दी। लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे ने कह दिया, जिंदगी में कभी भी स्विट्जरलैंड से काला धन नहीं लाया जा सकता। निशिकांत दुबे ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में बयान दिया। दुबे ने यह भी कहा, हमारी पार्टी काला धन लाना चाहती है, लेकिन सच ये है कि काला धन आ नहीं सकता। ब्लैक मनी कभी नहीं आने के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, बीजेपी इसी तरह देश को गुमराह करती रहेगी। निशिकांत दुबे के बयान पर मोदी सरकार ने सफाई दी। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि सरकार कालाधन वापस लाकर रहेगी। सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के विरोध में बीजेपी बढ़ गई है। तेलंगाना बीजेपी यूनिट सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का विरोध कर रही है, तो केंद्र सरकार में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सानिया को देश का गौरव बताया है। इस विवाद पर सानिया ने भी जवाब दिया। सानिया ने कहा, वो भारतीय हैं, मरते दम तक भारतीय रहेंगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस सांसद ने की कविता ने बीजेपी नेता के बयान को राजनीति से प्रेरित कहा। शिवसेना ने भी सानिया को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर ऐतराज जताया। सामना के संपादक प्रेम शुक्ला ने कहा है कि क्या देश में कोई और इस लायक नहीं कि उसे सम्मान दिया जाता। हालांकि कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने सानिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का समर्थन किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बीजेपी नेता लक्ष्मण के बयान को समाज में ध्रुवीकरण और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में मुंबई की एक अदालत में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों के दस्तावेज नहीं मिलने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। आपको बता दें कि दो गवाहों के पुलिस के समक्ष दिए बयान नहीं मिल रहे हैं, जबकि दोनों पूछताछ के लिए तैयार थे। आदित्य पंचोली मानहानि केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आदित्य पंचोली ने अभिनेत्री जिया खान की मां पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा ठोका है। आपको बता दें कि जिया खान की मौत मामले में जिया की मां ने हत्या के पीछे आदित्य पंचोली और उनके बेटे सूरज का हाथ होने की आशंका जताई थी। दिल्ली में सियासी उठापटक के बीच में उपराज्यपाल अजीब जंग ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह और अजीब जंग के बीच मुलाकात करीब 20 मिनट तक हुई। माना जा रहा है कि उपराज्यपाल ने गृह मंत्री को केजरीवाल की उस मांग के बारे में बताया होगा जिसमें उन्होंने विधानसभा को भंग कर दोबारा चुनाव कराने की बात कही थी। बिहार विधान परिषद में शर्मसार करने वाली तस्वीरें दिखी। बीजेपी और जेडीयू के एमएलसी आपस में भिड़ गए और गाली गलौज से शुरू हुआ हंगामा हाथापाई तक पहुंच गया। दरअसल विधान परिषद में जेडीयू एमएलसी संजय सिंह सुशील मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इन्हीं बोर्ड की बीमारी है। इसके बाद संजय सिंह के बयान से भड़के बीजेपी के एमएलसी वेल में चले आए। यहां बीजेपी एमएलसी मंगल पांडे और संजय सिंह के बीच हाथापाई हो गई। गाली गलौज और हो हंगामे के चलते विधान परिषद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। प्रणब दा के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में आज राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शाम 7 बजे पुस्तकों का विमोचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। यूपी में रेप की बढ़ती वारदात पर अखिलेश सरकार आज लखनऊ हाईकोर्ट में किरकिरी हो सकती है। यूपी सरकार को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने उन सवालों के जवाब सौंपने हैं जिसे हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था। कोर्ट ने पूछा था कि ऐसे वारदात रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही ये भी पूछा कि पीड़िताओं की मदद के लिए सरकार क्या कर रही है। पंजाब के पठानकोट में बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर में ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। 9 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी और जमकर हंगामा किया। ऑटो में बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा था, तभी बस ने इसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की खबर मिलते ही लोग भड़क उठे। पठानकोट में ऑटो को टक्कर मारने वाली बस को आग के हवाले करने से पहले लोगों ने बहुत तोड़फोड़ भी की। बस की टक्कर इतनी जबरदस्ती कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। घायल 9 स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ओबीसी को उठाए जाने की मांग कर रहे छात्रों और पुलिस वालों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। पुलिस वालों ने यहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये छात्र विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर लिए छात्र पुलिस वालों से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। छात्रों के साथ बड़ी संख्या में छात्राएं भी सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरी। मुंबई के वर्ली में एक बच्चे के होमवर्क न करने पर टीचर ने उस बच्चे को बुरी तरह से पीटा। बच्चे की मां पुलिस स्टेशन में टीचर के खिलाफ शिकायत करने गई तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। दिल्ली के द्वारका में चलती कार में बंदूक की नोक पर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
पीड़ित लड़की गुड़गांव के क्लब से लौट रही थी, तभी लिफ्ट के बहाने 4 लड़कों ने उसे कार में बैठा लिया और उसके साथ दरिंदगी की। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़ित लड़की को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। द्वारका गैंगरेप में पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 थाने में गैंगरेप और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। मुंबई की एक मॉडल ने एक वरिष्ठ IPS अधिकारी पर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित लड़की ने मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है। पीड़ित लड़की स्ट्रगलर मॉडल है। आरोपी IPS सिविल प्रोटेक्शन में DIG के पद पर तैनात है। हाईवे अधिकारी का नाम सुनील पारस्कर है। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने महिला DCP से पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मुंबई में एक महिला ने 2 लड़कों पर चलती कार में गैंगरेप का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक लिफ्ट के बहाने कार के अंदर 2 लड़कों ने उससे दरिंदगी की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। वारदात अफजलगढ़ थाना इलाके में हुई। लड़की घर में अकेली थी। लड़की का पुराना परिचित बताया जा रहा है। घटना के 24 घंटे के बावजूद पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यूपी के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर एक ही महीने में दूसरी बार बलात्कार का आरोप लगा है। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव मोहम्मद राशिद पर एक महिला ने पीलीभीत में रेप का केस दर्ज कराया। राजस्थान के नागौर में 2 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला सामने आया है। बच्चे के शव को जलाने की भी कोशिश हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। MP के छतरपुर में एक 16 साल की नाबालिग से लगातार 15 दिन तक रेप का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की है। लड़के ने पहले रेप किया, उसके बाद शरीर पर अपने नाम का टैटू गुदवा दिया। दिल्ली के प्रीत विहार में एक 52 साल की बुजुर्ग महिला ने 4थी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट हासिल किया है। महिला पिछले कुछ वक्त से डिप्रेशन में थी और बीमार रहती थी, जो कि सुसाइड के पीछे का कारण हो सकता है। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में 2 दिन पहले हुए आपसी विवाद में घायल छात्र की मौत हो गई। ये छात्र गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती था। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में एक शख्स की सड़ी गली हालत में लाश मिली। मृतक का नाम संजीव कुमार पिल्लई है। वो फ्लैट नंबर 5A में रहता है। पुलिस को फ्लैट के अंदर बॉडी खून से लथपथ मिली। बताया जा रहा है कि संजीव एड्स से पीड़ित था। 1 महीने पहले ही उसे नौकरी से निकाला गया था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक युवक ने 50,000 रुपए कर्ज न चुका पाने पर खुदकुशी कर ली। पुलिस को शक है खुदकुशी उकसा कर करवाई गई है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में MCD की तरफ से कुछ मकानों को अवैध ठहराए जाने पर लोगों ने भारी हंगामा किया। B43 के जिस मकान को अवैध ठहराया गया उसमें 22 परिवार रहते हैं। आगरा में 9 लड़कियों को आए एक सपने के बाद खैरपुरा गांव में लोगों ने जमीन की खुदाई शुरू कर दी है। लड़कियों का दावा है कि सपने में उससे यह कहा गया कि 25 फीट की खुदाई के बाद एक देवी की मूर्ति मिलेगी।